ठीक है। आइए आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जी भैया। हाँ, यानी प्रकाश का परावर्तन अगर पूछे आपसे एक लाइन में तो हाँ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। और अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराए और उसके अंदर चली जाए तो यह घटना प्रकाश की अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन खत्म जी भैया, प्रकाश का अपवर्तन खत्म। सिंपल सी बात है। कुछ समझ में नहीं आया भाऊ, हम आपसे बताए थे। देखो ये कोई तल है, चिकना तल, इस पर कोई प्रकाश आया टकरा के इधर गया, ये घटना आप जान रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम आपसे कह रहे हैं अगर कोई तल है, मान लीजिए कोई तल है, इस पर प्रकाश गिरा, आया टकराया यहाँ और टकरा के अंदर चला गया, तो ये घटना हो गई आपका प्रकाश का अपवर्तन। बस खत्म। काहे का दिक्कत? इसका मतलब बाबू हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। अगर प्रकाश की किरण आए और किसी सतह से टकराने के बाद वापस हो जाए तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन। अगर टकराने के बाद वापस उसमें न मतलब वापस बाहर ना जाए फिर अंदर चली जाए तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अगर बाहर वायु है, पानी है, यानी ताल है, नदी है, समुद्र है, कुछ भी है, ठीक है, तो पानी के अंदर प्रकाश जाती है, इसका मतलब पानी के जो तल से और फिर अंदर प्रकाश गए, इसका मतलब वहाँ अपवर्तन की घटना हुई। लेकिन अगर आप दर्पण पे प्रकाश छोड़ते हैं तो वहाँ पे परावर्तन की घटना होती है। इसका मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम में जाए और उसी माध्यम में फिर वापस आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ वायु माध्यम है तो यहाँ प्रकाश आई, दर्पण पे टकराई, टकरा के फिर वापस आ गई। अगर यही मान लीजिए यहाँ पे जल है, मान लीजिए प्रकाश हम छोड़े इस पे और यहाँ से भी वापस आ जाए, जल से भी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। पानी के अंदर बाबू जाती है, प्रकाश की किरण चलती है, तो अगर वापस आ जा रही है तो ये भी आप परावर्तन कहेंगे। लेकिन पानी के अंदर प्रकाश जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जाती है। आई बात समझ में? यानी यही घटना प्रकाश की अपवर्तन है। जब आप माध्यम चेंज कर रहे हैं तो वो घटना हो गई प्रकाश का अपवर्तन। अब आइए अपवर्तन के बारे में पूरा डिटेल समझें जी भैया। समझो, देखो मान लीजिए बाबू इसमें दो माध्यम कहीं ना कहीं हमको मिलना जरूरी है। मान लीजिए ऊपर विधर मान लीजिए वायु है ऊपर और नीचे ये जल है आपका। तो आप देख रहे, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे दो माध्यम है, कहीं ना कहीं प्रकाश अगर वायु से आ रहा है तो जल का यही सतह है, यहाँ पे टकराएगा और टकराने के बाद अंदर तो जाना है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर गया तो अपवर्तन कहाँ हुआ? परावर्तन हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जाना है। ठीक भैया, तो अब जाएगा कैसे? इसको समझने के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज, मान लीजिए प्रकाश यही आया रहा था, अब यहाँ से आप जिस पॉइंट पे टकराया यहाँ पर अभिलंब ड्रा कीजिए आप। और बाबू एक बात और सुनो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपना मार्ग चेंज करती है। तो आप अगर देखें तो प्रकाश यहाँ से आ रही है तो इसे सीधे इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे न जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुक जाती है। इसका मतलब इधर से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पथ चेंज करती है, यानी अपने मार्ग से हट के जाती है। अब चाहे वो अंदर की जाए या बाहर की ओर जाए, ठीक है, कब अंदर आएगी कब बाहर जाएगी अभी हम बता रहे हैं आगे। लेकिन आप ये जानो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। बाबू अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम नहीं जाएगी तो अपवर्तन की घटना कहाँ हुई? तब तो परावर्तन हो गया। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना बहुत जरूरी है प्रकाश की किरण को। हाँ, तो पहला कंडीशन, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा वाला सिस्टम क्या है? जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जिस प्रकाश जिस रेखे से जा रही है उसी रास्ते से ना जाके कहीं ना कहीं अपना पाथ चेंज कर लेती है। जैसे आप यहाँ देखो, प्रकाश इधर से आई तो यहाँ पे पानी की सतह से टकराई, अब इसको जाना तो इधर से चाहिए था, लेकिन ये जाएगी थोड़ा सा अंदर से। आई बात समझ में बाबू? इसका मतलब अगर यहाँ ऊपर वायु है और नीचे जल है तो अब आपको पता है सबसे पहले जानना चाहिए दो माध्यम हो गए, वायु माध्यम और नीचे जल वाला माध्यम। अब इसके साथ आप एक चीज़ और सीखेंगे यहीं, अभी फिर रूल बताएंगे आपको। मान लीजिए ऊपर जल है, लेकिन इसी में चलो कर दें यार, कहीं का दूसरा फिगर, और थोड़ा सा पानी हम भर दे रहे हैं इसी में, और नीचे फिर वायु है। अब मुझे बताओ, ये प्रकाश की किरण आई इधर यहाँ टकराई तो इसको जाना इधर से चाहिए था, लेकिन इधर से नहीं गई, ये इधर आ रही है इधर से। तो अगर ये यहाँ से जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे पहुँचेगी पानी की यहाँ सतह पे। अब अगर इस पॉइंट पे मिला तो अगर हम यहाँ पे एक अभिलंब ड्रा करें
तो कहीं ना कहीं ये अभिलंब यहाँ आया, इसका मतलब ये वाली किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये इधर ना जाके ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जा रही है। आप समझो, यानी अपना मार्ग देखो ये भी चेंज की, इस प्रकाश की किरण को यहाँ से आई, यहाँ से इसको जाना इधर से चाहिए था, लेकिन वहाँ से ना जाके थोड़ा सा अंदर झुकी। अब फिर यहाँ से आई तो इसको जाना इधर से चाहिए था, लेकिन यहाँ से गई। अब देखो यहाँ से भी तो पानी से वायु में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माध्यम चेंज कर रहा है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या मिला आपको, हम यहाँ अंदर किए, इधर बाहर कर दिए, हमारी मर्जी चल रही है, जब मैं अंदर कर दे बाहर कर दे, नहीं। आप समझ रहे बाबू, ये जल कहीं ना कहीं वायु से सघन है, इसका मतलब यह माध्यम सघन है आपका, वायु आपका विरल मीडियम है। अब अगर वायु विरल है तो वायु भी नीचे भी है, इसका मतलब नीचे भी विरल मीडियम है। विरल मीन्स बाबू दूर दूर, सघन मीन्स पास पास। अब मुझे आप बताओ, अगर विरल माध्यम से प्रकाश आ रही है तो देखो हम अभिलंब की तरफ इसको झुका दिए थी। ये आपकी जो लाइन है ये अभिलंब है बाबू, यानी इसको आप नॉर्मल बोलते हैं, आपका अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण जब आई, पानी की सतह से टकराई, तो कहीं ना कहीं हम, अब देखो सबसे पहले अभिलंब क्या है। अभिलंब हम लोग खुद के से समझने के लिए या खुद जानने के लिए ड्रा करते हैं, यानी ये काल्पनिक रेखा है, ना कि रियल में कहीं प्रकाश के साथ अभिलंब खींचा जाता है। आई बात समझ में भैया? हाँ, यानी जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो हम अपनी सहूलियत के लिए खींचते हैं, जिसे हमें पता चले प्रकाश कितने एंगल पे आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई तल है, अब प्रकाश आई, ऐसे सीधे चली गई, अब इस पर हम एक बार अभिलंब ड्रा किए, तो यहाँ पे ये कोण बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कहाँ सीधे चली गई। लेकिन आप इस वाले कंडीशन में देख रहे हैं प्रकाश आ रही है तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पास झुकाई, इसका मतलब ये वाला कोण कभी बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं बराबर हो सकता। अगर ये कोण आई है, अगर ये कोण आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। डज नॉट इक्वल टू आर। अब खुद ही मुझे बताओ, अपने पाथ से भटक जा रही है तो कहाँ वो उसका एंगल बराबर होगा? आप मुझे बताओ, संभव है? नहीं। अब आप समझो, यानी आप देखो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, आप एक साथ जोड़ो। अब यहाँ देखिए विरल मीडियम, पानी उससे कहीं ना कहीं सघन है, फिर उसके बाद नीचे विरल मीडियम है, दो फिगर एक साथ आपको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है तो हम झुका दिए इसको अभिलंब की तरफ। इसका मतलब आपका पहला रूल यही है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन आप दूसरे के कंडीशन में देखिए, जब प्रकाश पानी से बाहर आ रहा था, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से दूर हट रहा था। अभिलंब बाबू हम तो यही ड्रा किए थे इस पॉइंट पे, यानी अभिलंब से दूर हट रहा है, इसको जाना इधर से चाहिए था, लेकिन जा रहा है इधर से, तभी इसको डॉटेड बनाया है। यहाँ भी डॉटेड बनाया, इसको जाना इधर से चाहिए था, लेकिन आया इधर से। अब अभी ये वायु से और सघन विरल में आ रहा है, यानी सघन से विरल में आ रहा है, तो अभिलंब से दूर हट रहा है। तो दूसरा का केस क्या होगा बाबू? जब सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जब जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपका अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हटेगा। आप समझो बाबू, यानी हम क्या लिखे अभी तक? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, लेकिन जब ये सघन से विरल में जाएगी तो कहीं ना कहीं अभिलंब से दूर हट जाएगी। मेरी बात समझो बाबू, अभी आपको एक घटना आगे पढ़ना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि अपवर्तन में ही होती है। तो ये देखो अभिलंब से दूर हट रही है, अभी थोड़ा सा केस आए और बाहर जाए और बाहर जाए, लेकिन कितना जाए अभी बता रहे हैं। समझ में बाबू बात? अब बताओ, अगर यहाँ विलंब किए तो ये वाला कोण यहाँ और ये वाला कोण इतना बड़ा, ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब इस केस में भी नहीं बराबर, इसका मतलब अपवर्तन की घटना में कभी भी ये बराबर नहीं होते। लेकिन परावर्तन जब आप पढ़े थे, कब पढ़े थे बाबू? परावर्तन, तो आप बोले थे आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। ये परावर्तन की घटना में होती है, लेकिन अपवर्तन में कभी बराबर नहीं होता बाबू। अपवर्तन में इन दोनों का ज्या का रेशियो, यानी कि इसमें आपका साइन I अपॉन साइन R, ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या है, ये आपतन कोण है बाबू, ये अपवर्तन कोण है, इसकी जो ज्या है, ज्या मीन्स साइन, ज्या मीन्स साइन, त्रिकोणमिति में आप बाबू पढ़ेंगे ज्या मीन्स साइन। तो इन दोनों का साइन I बटे साइन R ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है बाबू। आई बात समझे? देखो तीन रूल हो गया,
जब प्रकाश की किरण सबसे पहले, चलो एक बार पूरा फिर से, अपवर्तन की घटना कब संभव भैया? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वही घटना प्रकाश का अपवर्तन होती है। दूसरा नियम बताए आपको, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। आई बात समझे? अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। हमको जानना है कि इधर कब दूर हटेगी, कब पास आएगी, मतलब कब अंदर जा रही है, कितने एंगल पे विचलित होगी। तो हम एक काल्पनिक रेखा अभिलंब खींचते हैं जिससे हम पता करते हैं हम कितने एंगल पे प्रकाश छोड़े। अब प्रकाश अंदर गई अभिलंब से या बाहर आई। परावर्तन में भी तो हम लोग अभिलंब ड्रा किए थे, वहीं से आपतन कोण और परावर्तन कोण याद करते थे प्रकाश के परावर्तन में। इसमें भी अभिलंब ड्रा किए एंगल लेने के लिए बाबू। इसका मतलब अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है और कुछ नहीं से ज़्यादा, अभिलंब की और कोई औकात नहीं है। ठीक, तो आप जानें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग कहीं ना कहीं परिवर्तित करती है। ठीक बाबू, अब इसके बाद आप जाने कि बाबू कब ये पास आएगी कब दूर जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन था जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब अगर विरल से सघन में आ रही है तो कहीं ना कहीं सघन में झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन जब वहीं ये सघन से विरल में आई तो ये अभिलंब से दूर हट गई। यानी आप सीधा सीधा कहें, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। देखो यहाँ ये विरल से सघन में आई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, यहाँ ये सघन से, पानी सघन है तो जल से जब विरल में आई तो अभिलंब से दूर हट गई। आपको नीचे हम लिख दिए हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक भैया, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आपको हम बताएं दूसरा कुछ चीज, ये कोण आई और कोण आर, ये दोनों आपस में कभी भी कोण आई डज नॉट इक्वल टू कोण आर, ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। अपवर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में ऑलवेज इक्वल होते हैं बाबू। समझाई बात भैया? अभी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इन दोनों की जाए, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम अगर साफ साफ लिखें तो हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक भैया, और यही आपका है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यही नहीं है, स्नेल का नियम, स्नेल ने अपवर्तनांक का नियम दे दिया। ठीक बाबू, अब इसी कांस्टेंट की जगह पे आप एन लिख देते हैं जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यही है हमारा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बाबू। अपवर्तन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका यूज केवल बचा है। अरे बात सुने, जैसे हम बताएं आपको बाबू इसका यूज क्या है, तो यूज हम बताएंगे अभी कि कहाँ कहाँ पे ये घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन मेनली यही है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, देखो अपवर्तन की घटना संभव है जब माध्यम में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी अपवर्तन कहा जाएगा। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा रही तो अपवर्तन कहाँ हुआ, यानी वो घटना को हो जाएगी बाबू परावर्तन की घटना। अब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आप जानिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपना मार्ग से थोड़ा सा परिवर्तित करती है, खुद करती है या हो जाता है। आई बात समझ में? तो जब परिवर्तित कितना होती है, जब ये विरल माध्यम यानी वायु से जल में जा रही है। विरल मीन्स जहाँ के कण जो है दूर दूर रहें, सघन मीन्स जहाँ कण पास पास हों। आप मुझे बताओ जल में आप अच्छे तरीके से दौड़ सकते हैं या वायु में? तो आप बोलिए सर जी वायु में, कहीं ना कहीं, यानी जल के सापेक्ष वायु के कण आपस में कहीं ना कहीं बहुत दूरी पे हैं, यानी इनका डेंसिटी कम है, लेकिन जल की डेंसिटी वायु के सापेक्ष ज़्यादा है। ठीक भैया? हाँ, तो यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहीं ना कहीं ये अपना पथ परिवर्तित करती है, और परिवर्तन के साथ साथ जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से खींचते हैं अपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालने के लिए। ठीक भैया? यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो कहीं ना कहीं अपना पाथ परिवर्तित करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, विरल से सघन में आया तो ये अभिलंब की तरफ झुक गया, लेकिन जब सघन से विरल में गया तो ये अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है? प्रकाश वही है, इसका मतलब प्रकाश हम छोड़े थे, अगर ये सीधे जाती तो कहीं ना कहीं इधर से जाती पूरा प्रकाश, अगर जल से ये अपना पाथ परिवर्तित नहीं करती, लेकिन ये परिवर्तित करके कहीं ना कहीं इधर से जा रही है। ठीक भैया? इसका मतलब अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और किस तरीके से जाएगी? अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। बस इतनी सी बात। हाँ ठीक बाबू,
जो बोर्ड पे लिखा है आप लगभग चीज़ें बना सकते हैं। आप बिल्कुल बताइए कि I डज नॉट इक्वल टू R, यानी अपतन कोण अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होते हैं बाबू। इन दोनों की जो ज्या होती है यानी साइन I बटे साइन R जो होता है ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है भैया, और साइन I बटे साइन R को हम इक्वल टू यन करते हैं। इस यन को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और यही जो है यही है आपका स्नेल का नियम, अपवर्तनांक। ये वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्हीं का नियम है। उन्होंने बताया था कि साइन I बटे साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और जो कॉन्स्टेंट हो उसका नाम है अपवर्तनांक, और यही है आपका स्नेल का नियम। ठीक भैया, इसका मतलब नीचे ये बोल्ड लाइन जो लिखिए, ये आपके काम की, ये काम की, और ये सूत्र आपका काम का। फिगर बनाओ, जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई हैं लिख लीजिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमने बोली हैं उसको भी आप लिख लेंगे। हाँ, यानी अभी भी कोई दिक्कत भैया? हाँ, तो आप आराम से इसको लिखिएगा। यूट्यूब वाले भी भैया आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जो है हाँ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक भैया? हाँ बिल्कुल, ये है आपका अपवर्तनांक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बाबू। हाँ।